नमस्ते। चलिए आज दरवाजे के पीछे की फिजिक्स को समझते हैं। मतलब दरवाजा खोलना इतना आसान क्यों लगता है? ये सब जुड़ा है आईसीएसई क्लास 10th फिजिक्स के एक बहुत ही मजेदार टॉपिक से, बलों का घूर्णी प्रभाव। देखते हैं कि हमारी रोज की जिंदगी में साइंस कितनी कमाल की होती है। तो सवाल ये है, दरवाजे का हैंडल मतलब वो नॉब हमेशा कब्जों से यानी हिंजेस से दूर एकदम कोने में ही क्यों होता है, बीच में क्यों नहीं? ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, इसके पीछे है सॉलिड फिजिक्स। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि बल यानी फोर्स आखिर करता क्या है। देखिए, एक ही फोर्स दो अलग-अलग तरह के काम कर सकता है। या तो वो किसी चीज को सीधी लाइन में आगे धकेल सकता है, या फिर उसे अपनी ही जगह पे गोल-गोल घुमा भी सकता है। तो जब भी कोई फोर्स लगता है ना, तो दो तरह की मोशन हो सकती है। एक होती है ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब सीधी रेखा में चलना, सोचिए जैसे फर्श पर किसी बक्से को धकेलना। और दूसरी होती है रोटेशनल मोशन, यानी घूमना, बिल्कुल वैसे ही जैसे दरवाजा अपने कब्जों के चारों ओर घूमता है। तो फोर्स का ये जो घुमाने वाला असर है, इसे फिजिक्स में क्या कहते हैं? इसका एक बहुत खास नाम है और आज की हमारी सारी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर जो सबसे कॉमन नाम है, टॉर्क। अब हिंदी में इसे बला घूर्ण भी कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये है टर्निंग फोर्स या घुमाने वाला फोर्स। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि धक्का कितना जोरदार है, बल्कि ये बताता है कि उस धक्के से कितना तगड़ा घुमाव पैदा हो सकता है। और टॉर्क का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। टॉर्क होता है लगाया गया फोर्स गुणा घूमने वाले पॉइंट से दूरी। मतलब दो चीजें हैं जो टॉर्क को कंट्रोल करती हैं। एक तो ये कि कितना जोर लगाया, और दूसरा ये कि वो जोर घूमने वाले पॉइंट यानी पिवट से कितनी दूरी पर लगाया। इसको ऐसे समझिए, किसी टाइट नट को खोलने के लिए जब हम रिंच यानी पाना इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हैंडल के आखिर से पकड़ते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हैंडल जितना लंबा होगा उतनी ही आसानी से, मतलब कम ताकत में, नट घूम जाएगा। बस यही टॉर्क का कमाल है। ज्यादा दूरी मतलब कम मेहनत। तो बिल्कुल साफ है, टॉर्क को दो ही चीजें अफेक्ट करती हैं। पहला लगाया गया फोर्स, और दूसरा पिवट पॉइंट से दूरी। इन दोनों में से किसी को भी बढ़ा दीजिए, टॉर्क अपने आप बढ़ जाएगा। अच्छा, अब फिजिक्स में हिसाब किताब को आसान बनाने के लिए हम दिशाओं को एक साइन दे देते हैं। ये एक कन्वेंशन है, एक नियम। अगर कोई चीज घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घूम रही है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो उस टॉर्क को हम पॉजिटिव मानते हैं। और अगर वो घड़ी की दिशा में घूम रही है, यानी क्लॉकवाइज, तो उसे नेगेटिव मानते हैं। बस प्लस और माइनस। ठीक है, तो अब हमें टॉर्क समझ आ गया है। चलिए अब उस नियम पर चलते हैं जो बताता है कि कोई चीज बैलेंस में कब रहती है, जिसे फिजिक्स में इक्विलिब्रियम कहते हैं। इस नियम को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, और ये बहुत ही लॉजिकल है। ये कहता है कि अगर कोई चीज एकदम स्थिर है, बैलेंस में है, तो उस पर लगने वाला टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होगा। मतलब एक तरफ घुमाने वाली ताकत दूसरी तरफ घुमाने वाली ताकत को पूरी तरह कैंसिल कर देती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो बच्चों वाला सीसॉ, या फिर एक पुराना तराजू। बैलेंस तभी होता है जब एक तरफ का वजन और दूरी का गुणा दूसरी तरफ के वजन और दूरी के गुणे के ठीक बराबर हो। मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब इन सब कॉन्सेप्ट्स को एक्शन में लाने का टाइम है। चलिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसी जैसी एग्जाम में आ सकती है। तो ये है प्रॉब्लम। एक रॉड है जो O पॉइंट पर फिक्स है, मतलब वहां से घूम सकती है। अब इस पर दो फोर्स लग रहे हैं। एक F1 है जो इसे एक तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा F2 है जो दूसरी तरफ। हमें पता लगाना है कि नेट टॉर्क कितना है और आखिर में ये रॉड किस तरफ घूमेगी। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का एक सिंपल सा 3 स्टेप का प्रोसेस है। चलिए एक एक करके इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टेप 1, पहले एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकालते हैं। फोर्स F1 है 5 न्यूटन और पाइवट से इसकी दूरी है 2 मीटर। तो टॉर्क हुआ 5 गुणा 2 यानी 10 न्यूटन मीटर। और क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये होगा +10 यानी पॉजिटिव। अब स्टेप 2, क्लॉकवाइज मूवमेंट। फोर्स F2 है 3 न्यूटन और दूरी है 4 मीटर। तो 3 गुणा 4
ये हुआ 12 न्यूटन मीटर और ये क्लॉकवाइज है तो इसका साइन होगा नेगेटिव यानी -12। और अब फाइनल स्टेप, टोटल मोमेंट निकालने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं। तो +10 और -12 को जोड़ने पर हमें मिलता है -2 न्यूटन मीटर। अब ये माइनस साइन क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो नेट टर्निंग इफेक्ट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, मतलब रॉड क्लॉकवाइज घूमेगी। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पूरी तरह से इक्विलिब्रियम में, मतलब परफेक्ट बैलेंस में होने के लिए क्या-क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए। यहाँ एक स्पेशल केस आता है जिसे कपल कहते हैं। ये तब होता है जब दो बराबर और ऑपोजिट फोर्स मिलकर किसी चीज को सिर्फ घुमाते हैं, उसे आगे पीछे नहीं धकेलते। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, पानी की टोटी खोलना या किसी बोतल का ढक्कन घुमाना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होने के लिए 2 शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। पहली, उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस का टोटल 0 होना चाहिए ताकि उसमें ट्रांसलेशनल मोशन न हो। और दूसरी, उस पे लगने वाले सारे मोमेंट्स या टॉर्क का टोटल भी 0 होना चाहिए ताकि उसमें रोटेशनल मोशन भी न हो, मतलब न सीधा चले न घूमे। तो चलिए आज की पूरी बात को 3 मेन पॉइंट्स में समेट लेते हैं। पहला, किसी भी चीज को घुमाने वाले फोर्स को टॉर्क कहते हैं। दूसरा, टॉर्क सिर्फ फोर्स पर नहीं बल्कि दूरी पर भी डिपेंड करता है। और तीसरा, जब कोई चीज बैलेंस में होती है तो उसका क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होता है। ये 3 बातें याद रहेंगी तो ये पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। और जाते जाते एक सोचने वाली बात, दिन भर में हम सब कहाँ कपल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिना सोचे। अगली बार जब कोई बॉटल का ढक्कन खोले या गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाए तो जरा सोचिएगा कि असल में तो वहाँ फिजिक्स काम कर रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।